नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। बिहार की पॉलिटिक्स में आज कई ऐसे बड़े डेवलपमेंट्स हुए हैं जिन्होंने नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जेडीयू ऑफिस में जिस तरह से जन सुनवाई के दौरान जब मंत्री और जिम्मेदार नेता है वो नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार खुद लोगों की शिकायतें सुनने बैठ गए। क्या बिहार में अब भी कमांड उन्हीं के हाथों में है? ऐसे तरह के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। उसके अलावा बिहार सरकार ने जिस तरह से मदरसा सिस्टम की जांच के लिए स्पेशल कमेटी बनाई है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ ऑडिट है या किसी बड़े रिफॉर्म की तैयारी ये हो रही है। उसके अलावा जो हमारा तीसरा विषय है वो है राबड़ी आवास विवाद में जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने भविष्यवाणी कर दी है कि 6 से 9 महीने में सम्राट चौधरी सीएम नहीं रहेंगे। तो आखिर इन बयानों के पीछे राजनीति क्या है, बयान का के मायने क्या है, उन सब विषयों पे बात करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोचकवी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हम लोग सबसे पहले तो नीतीश कुमार के एक्शन को लेकर ही बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भले ही सम्राट चौधरी हों, लेकिन जिस तरह से जेडीयू प्रदेश कार्यालय से जो तस्वीर दिखी कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रही है। जन सुनवाई कार्यक्रम में निशांत कुमार समेत जितने भी जिम्मेदार नेता और जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी हो गए, मदन सैनी हो गए, श्वेता गुप्ता हो गई, मौजूद नहीं थे। ऐसे में नीतीश कुमार खुद जन सुनवाई कक्ष में पहुंचे, लोगों की शिकायतें उन्होंने सुनी, अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब जिम्मेदारी जो है वो दूसरे नेताओं और मंत्रियों की थी तो उन्हें क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? क्या बिहार में जिस तरह से प्रशासन और संगठन की कमान अब भी नीतीश कुमार के हाथों में है? क्या सुपर सीएम वाली जो चर्चा इतने दिनों से चल रही थी, पहले भी चल रही थी जब सीएम नहीं बदले गए थे, तब भी ये चल रही थी कि नीतीश कुमार हो सकता है सुपर सीएम के रोल में हो, तो क्या ये फिर से ये चर्चा तेज होगी? देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज जान लेना चाहिए हम लोगों को। हम बता सकते हैं कि नीतीश कुमार वैक्यूम जोन में नहीं गए और नीतीश कुमार जैसे ही उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ी, कुर्सी छोड़ी, वो सुपर एक्टिव दिख रहे हैं। ये दिख रहा है नीतीश कुमार कभी घर में बहुत देखिएगा ज्यादा समय नहीं बिता रहे हैं और वो पूर्व सीएम होते हुए, पार्टी के सुप्रीमो होते हुए अपने उन मंत्रियों के घर तक पहुंच जा रहे हैं जिन्हें उन्होंने मंत्री बनाया है, जिन्होंने अपना विभाग दिया है। अब आप देखेंगे कि लगातार सवेरे उठा, कभी अशोक चौधरी के यहाँ चले गए, कभी लेसी सिंह के यहाँ चले गए, कभी विजय चौधरी के यहाँ चले गए, कभी और मंत्रियों के यहाँ चले गए। देखिए, इसके पीछे 2 चीज। भाजपा ने जब नीतीश कुमार से कुर्सी ली और अपना मुख्यमंत्री बनाया तो ही चीज था। देखिए, जो ही ऐसा विभाग होता है जिस विभाग को लेने के बाद पूरी कमांड उस सीएम के पास होती है। आपने देखा कि सीएम ने सामान्य प्रशासन और उन्होंने पूरा 2 महत्वपूर्ण विभाग जिसने रख लिया तो ब्यूरोक्रेसी का पूरा कंट्रोल हो गया बीजेपी के पास, नहीं सम्राट चौधरी के पास नहीं, ये बीजेपी के पास होम मिनिस्ट्री और सामान्य प्रशासन के अलावा कुछ बड़े मंत्रालय उनके पास आ गए। अब जैसे चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या कमांड में लेंगे, एक चीज लगता है जैसे अभी हाल में ही सम्राट चौधरी ने बार बार ये कहा कि नीतीश कुमार के मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से राज्य को आगे बढ़ाया है, जिस तरह से उन्होंने सुशासन का राज कायम किया है, वो सारे काम होंगे। और उन्होंने वो नरेंद्र मोदी का भी नाम लेते हैं, मगर बिहार में वो बार बार ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के ही मॉडल पर काम होगा और हो रहा है। मगर कुछ ऐसे निर्णय हुए हैं जो नीतीश कुमार के मन के विपरीत हुए हैं। तो नीतीश कुमार आज की तारीख में मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके होम मिनिस्ट्री पर वो को हस्तक्षेप करेंगे और न वो उनके सामान्य प्रशासन जो पहले डीएम और एसपी नीतीश कुमार को रिपोर्ट करते थे, अब वो रिपोर्ट करते हैं सम्राट चौधरी को। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो मेन रीजन है
जो मेन पर्पस है, जो चीज है संगठन, और संगठन को मजबूत करना है। दूसरा सबसे बड़ा है कि जो उनके मंत्री काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं, उनको गाइडलाइन देना है, उनको उनको डांटना भी है, उनको धमकी भी देना है कि आप काम ठीक से करो। नीतीश कुमार अपने जो दिए हुए विभाग में जो वो का मिला है उसको वो फ्लरिश करना चाहते हैं। उनका कोई मतलब नहीं है कि डीजी कौन होगा और चीफ सेक्रेटरी कौन होगा और फला जिला के डीएम कौन होंगे। हो सकता है कि कुछ जिले में उनके मनचाहे डीएम हुए होंगे, मगर ज्यादातर आपने देखा लगातार सम्राट चौधरी ने इधर ट्रांसफर पोस्टिंग करके, बहुत भारी संख्या में ट्रांसफर पोस्ट करके अपने मन चाहे अधिकारियों को उन्होंने लाया है मैदान में, ताकि उनको वो रिजल्ट देना है, वो रिजल्ट देंगे, क्या नहीं करेंगे वो उनका मसला है। और जहां तक आपने देखा कि हाल में जिस तरह से नीतीश कुमार पार्टी कार्यालय में चले गए और वहां देखा कि वहां जनता दरबार का एक सिस्टम लगाया उन्होंने कि हर मंत्री 3 मंत्री वहां बैठेंगे और जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को दूर करेंगे। मगर तीनों में 3 मंत्री गायब थे। नीतीश कुमार नाराज हुए। नीतीश कुमार नाराज होने के बाद तुरंत दौड़कर अशोक चौधरी आए। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखता है कि उनके मन में ये बात है कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल कब क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं कह सकता और कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। आपने देखा विजय चौधरी को उन्होंने क्या कहा, आज शाम में आइए और सारी रिपोर्ट बताइए कि क्या काम हो रहा है। तो ही इज वेरी मच कंसर्न ऑन हिज डिपार्टमेंट गिवन बाय बीजेपी। बीजेपी को जो उन्होंने दिया है डिपार्टमेंट बीजेपी, वो अपना डिपार्टमेंट बहुत तरीके से लेकर चलना चाहते हैं और उसमें कोई लैचेज ना हो, उसको लेकर नीतीश कुमार अब ये नहीं कह सकते कि नीतीश कुमार इज रनिंग गवर्नमेंट। अब 60-40 का रेशियो, 60% सम्राट चौधरी, 40% नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार अब चीफ मिनिस्टर नहीं है। और देखिए जब तक गलती होती है, जब तक कुर्सी होती है, तब तक अधिकारी आपके होते हैं, और जब कुर्सी नहीं होती है तो अधिकारियों का वो जो पंच होता है वो कम हो जाता है। तो मैं ये मानता हूं कि बीजेपी चला रही है 29 के चुनाव को देखते हुए सम्राट चौधरी को उन्होंने बनाया है। जरूर उन्होंने उनसे रिजल्ट की अपेक्षा होगी। हालांकि सम्राट चौधरी, अभी आपने देखा राबड़ी देवी के घर के मसले पर दोनों का जो निर्णय है, क्योंकि अब आएगा कि घर खाली होगा या ठंडे बस्ते में चला गया, नीतीश कुमार ने उस चीज को ऊपर किया था। तो ये तमाम बातों को लेकर सम्राट चौधरी से दावे से कहा कि हर हाल में घर खाली होगा और होना है घर तो खाली होगा, ये उन्होंने कहा। तो ये जिससे हम लोग बात कर रहे हैं कि संगठन पर नीतीश कुमार 90% अपना दबदबा बनाकर रखे हैं। 90% उन पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन सिंह हो, चाहे अशोक चौधरी या विजय चौधरी हो। संगठन पर, चूंकि संगठन को उन्होंने समता पार्टी से लेकर संगठन को उन्होंने ही तैयार किया है और उन्होंने ही बनाया। वो समझते हैं कि अब उनके सामने निशांत का बड़ा चैलेंज है। अब निशांत को वो भेजते हैं विधान परिषद मंत्री। अब निशांत के कैरियर की अब चिंता है, उसमें दो मत नहीं। अब ये चीज खत्म हो गया कि पता नहीं क्या होगा, निशांत की कैरियर की चिंता है। वो चाहते हैं कि इतना मजबूत बना दिया जाए कि आने वाले दिनों में निशांत कुमार को बहुत आसानी से हम प्रोजेक्ट कर सकें 30 में एज ए सीएम बिहार। वो उस लाइन पर भी काम हो रहा है कि हम 29 के रिजल्ट को देखें। और यहाँ आपको अब तो देखिए सवाल है कि 29 में लोकसभा और 30 में विधानसभा, तो उसको देखते हुए नीतीश काम कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पास अब समय ही समय है। अब वो लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली बहुत कम जा रहे हैं, अब सेशन होगा दिल्ली जाएंगे। लगातार उनका फोकस पटना पर है, लगातार उनका फोकस उन विभागों पर है, उन योजनाओं पर, परियोजनाओं पर है जो उन्होंने लागू किया है, जो उन्होंने लॉन्च किया है। वो चाहते हैं 7 निश्चय के तरह काम हो और वो चाहते हैं
कि हमने जो दिया है हम जनता को रिपोर्ट कार्ड देंगे कि मेरा पक्ष मजबूत रहा, मैंने डेवलपमेंट किया। अब ये डिपेंड करता है सम्राट चौधरी पर, एक अन्य मार्ग पर, और 7 सर्कुलर रोड के बीच का मसला 60-40 का है। तो आपको ये नहीं लगता है कि ये जो सरकार चल रही है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का हस्तक्षेप नहीं है? बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से भी होगा, ऐसा नहीं होगा, मगर ये चीज है कि नीतीश पूरी सरकार चलाएंगे। मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं लगता है। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ जब उन्होंने सरकार बनाई थी तो उनका हस्तक्षेप उन विभागों पर नहीं होता था कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, एक रिव्यू करते थे कि भाई क्या हुआ नहीं हुआ, मगर उनका निर्णय जो जो उनको उनके गठबंधन का पार्ट था आरजेडी, वही करते थे, और जो विभाग दे दिया उस विभाग से उनको कोई लेना देना नहीं था। हाँ, एज ए चीफ मिनिस्टर वो कभी कभी समीक्षा करते थे। तो जहां तक बात है सीएम जो फैसले ले रहे हैं वो अपने दल के मंत्रियों के विभागों का फैसला उनके पास है। और अभी जिस तरह से सर सीएम के फैसले पर आपने बात किया, तो मैं यही कहना चाहूंगी सम्राट चौधरी सरकार ने जो एडेड मदरसों की फंक्शनिंग और उन्हें मिलने वाले गवर्नमेंट ग्रांट की जो ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए एक स्पेशल इंक्वायरी शुरू करने का फैसला किया है। इसके लिए ब्लॉक लेवल पर 3 मेंबर कमेटी बनाई जाएगी जो डॉक्यूमेंट्स देखने के साथ साथ स्पॉट इंस्पेक्शन भी करेगी। तो कमिटी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस, टीचिंग सिस्टम, बिल्डिंग फैसिलिटीज और दूसरे एक्टिविटी की जांच करेगी और 10 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। तो सरकार का ये कहना है कि मकसद जो है वो पब्लिक मनी का सही इस्तेमाल और स्टूडेंट तक बेनिफिट पहुंचाना सुनिश्चित करना है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ रूटीन ऑडिट है या सरकार मदरसा सिस्टम में किसी बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है, अगर गड़बड़ियां मिलती हैं तो कार्रवाई कितनी बड़ी होगी, इस तरह के कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं मदरसा को लेकर जिसको सरकार ने संज्ञान में लिया है। सबसे बड़ी बात तो है कि जो पैसे का घोटाला है, उसके बाद शिक्षा की क्वालिटी है, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, ये सब दिया गया है। सरकार की 3 बड़ी चिंताएं, और मदरसा का जो मसला बन रहा है उसमें जांच समिति बनाई गई है और डीओ, बीडीओ, एसडीओ लेवल पर टीमें 24 घंटे से 3 दिन में रिपोर्ट देने की बात की गई। असल में इसमें दिखाया गया है कि पूरा हिसाब सरकारी मान्यता प्राप्त 2460 मदरसा है सरकार के अनुदान पर वो चलते हैं। गैर मान्यता है 4000 प्लस, जो है चंदा, विदेशी फंडिंग, ये भी है वहां। तो कुल 6500 मदरसे बिहार में। तो क्या चिंता है बिहार की? क्या बिहार सरकार की चिंता क्या है? 3 बड़ी चिंता है। एक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, नेपाल बॉर्डर पे मदरसे, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, अररिया में विदेशी फंडिंग का आरोप है। पीएफआई कनेक्शन का भी मामला बन रहा है। ये सरकार ने इसको खोला है कि पीएफआई का भी मामला है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का दबाव, मानवाधिकार आयोग ने कहा बच्चों को जिहाद सिखाया जाता है। ये नेशनल ह्यूमन कमीशन का मानना है। शिक्षा की क्वालिटी में फर्जी डिग्री, बेसिक पढ़ाई नहीं है, बच्चे जमीन पर सोते मिलेंगे। 124 मदरसों की मान्यता रद्द हुई। अनुदान के लिए नई शर्त, 17 मदरसे योग्य पाए गए। तो इस तरह से जो बातें हो रही हैं, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन 226 पास हुआ था, जिसमें प्रबंध समिति में बदलाव, शिक्षकों को हक, अनुदान और हाजिरी, और फर्जी मदरसे बंद होने चाहिए। तो इन सारे चीजों पर सरकार ने जो जांच समिति बनाई है, बीडीओ, डीओ, और वो रिपोर्ट देगी। देखिए, हमें लगता है कि ये आगे चलकर पॉलिटिकल इश्यू बना सकती है अपोजिशन,
हालांकि नीतीश कुमार इसे कैसे लेते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के रिजिम में मुस्लिम लोगों को बहुत प्रश्रय मिला था, चाहे वो भागलपुर दंगा में न्याय का मामला हो, चाहे वो कब्रिस्तान की चौबत्ती का मामला हो, चाहे अन्य विकास की बात हो। तो अब नीतीश कुमार इस मदरसे पर क्या लेंगे? और आपने देखा यूपी में भी यही कुछ हुआ था मदरसा को लेकर। अब ये जांच में अगर सारी चीजों की बातें आती हैं, क्योंकि देखिए जिस तरह से अमित शाह और सम्राट चौधरी और नित्यानंद राय ने चुनाव के बाद सीमांचल के एरिया पर मीटिंग की थी, उन मीटिंग में ये सारी बातें आई थी कि मदरसा की भी बातें होनी चाहिए। तो उसके बाद मदरसा का मामला, फंडिंग की जांच होगी। अगर विदेशी फंडिंग है तो विदेशी फंडिंग कैसे है, ईडी जांच करेगी उसकी। सरकार का कहना है मदरसा चलाओ पर कट्टरपंथ नहीं, घोटाला नहीं, बच्चों की पढ़ाई से खिलवाड़ नहीं। ये इनकी सोच है और आने वाले दिनों में रिपोर्ट्स आएगी। अब पॉलिटिकल फॉलोअप क्या होगा इसका, ये देखना होगा कि विपक्ष इसको किस नजरिए से लेता है और नीतीश कुमार इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। क्योंकि नीतीश का कार्यकाल सबसे अच्छा रहा और इन कार्यकाल की समीक्षा हो रही। सर एक सवाल और है, क्योंकि शो अब हम लोग अंतिम सवाल है हमारा, क्योंकि राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को लेकर जिस तरह से विवाद शुरू हुआ सीधे राजनीतिक टकराव में बदलता दिख रहा है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि सरकारी बंगला खाली होकर रहेगा और इसे कोई नहीं रोक सकता। इसके जवाब में तेज प्रताप यादव ने का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि न सिर्फ बादशाह की मर्यादा का उन्होंने मुद्दा उठाया है, बल्कि 6 से 9 महीने के भीतर सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की भी उन्होंने भविष्यवाणी की है। तो बड़ा सवाल यह है कि तेज प्रताप का यह दावा किस राजनीतिक आकलन पर आधारित है? क्या उन्हें एनडीए में किसी संभावित बदलाव के संकेत मिल रहे हैं या सिर्फ राजनीतिक हमला है? क्या बंगले का विवाद अब सत्ता की लड़ाई का नया प्रतीक बनता जा रहा है? देखिए दो चीज है, एक तो बंगले की लड़ाई है और उसमें जिस तरह से तेज प्रताप, रोहिणी आचार्य जमकर आई हैं और जिस तरह से उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का भी घर क्यों नहीं खाली हुआ और जीतन राम मांझी का भी खाली क्यों नहीं हुआ, ये एक सवाल है। मगर एक चीज आप बहुत ध्यान से गौर कीजिएगा कि इस पर तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा बयान नहीं आया अभी तक। मैंने ये चीज मार्क किया है और तेजस्वी यादव ने कोई बयान नहीं दिया है इस घर छोड़ने के मसले पर। तेजस्वी प्रताप दे रहे हैं। मुझे लगता है, मैं जो समझ रहा हूँ कि राबड़ी वो घर खाली करेंगी, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि राबड़ी को खाली कर अपना जो घर है महुआ बाग पटना में, वहां जाएंगे। और ये चर्चा हालांकि उनके लोग कर रहे हैं कि आओ देख लेंगे कौन खाली कराएगा, ये सारी बातें हो रही हैं। मुझे लगता है कि वो घर खाली करेंगी। जो मेरी सूचनाएं आ रही हैं, मेरी सूचनाएं गलत भी हो सकती है, मगर जहां तक सूचना मिली है, जहां तक तेज प्रताप यादव की बात है कि सम्राट चौधरी जाएंगे, मैं उसे बहुत गंभीर नहीं मानता। बहुत गंभीर बात नहीं करते हैं तेज प्रताप यादव, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी अपने मुख्यमंत्री को बनाती है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें हर हाल तक जाती है। और हाँ, सम्राट चौधरी ने जिस तरह से बात कही कि मैं झोला लेकर जाऊंगा, ये थोड़ा कुछ निराशाजनक बात दिखती है। आने वाले दिनों में बीजेपी हर हाल में अपने चॉइस को तुरंत एलिमिनेट नहीं कर पाएगी और सम्राट चौधरी को मुझे लगता है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनके लिए एसिड टेस्ट होगा 229 का लोकसभा चुनाव। अगर उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनकी गलती आगे जाती है और चीज के बाद वो हो सकते हैं कि एक कद्दावर नेता बन जाए, और नहीं तो फिर एक चेंज का माहौल बन सकता है। तो ये पार्टी के अंदर जिस तरह से बहुत मायूसी दिखती है लोगों में, वो कहीं ना कहीं आला कमान के पास है, मगर आला कमान अपनी पसंद को कभी डिसलाइक नहीं कर सकता। बिल्कुल, जिस तरह से राबड़ी आवास कंट्रोवर्सी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है, बयानबाजियों का दौर भी आगे
बढ़ता जा रहा है, कई तरह के बयान आ रहे हैं। अब तेज प्रताप ने जिस तरह से भविष्यवाणी की है उस पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। खैर, जिस तरह से तेज प्रताप बयान देते हैं उस पर कई बार ऐसा लोग कहते हैं कि उतना सीरियसली नहीं लेना है उन बयानों को, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी है, राजनीतिक बयानबाजी है, तो हम उस पर बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी? इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।